जय गुरुदेव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इंसान न जाने कितने ही बीमारियों से ग्रसित हैं, फिर चाहे सर्दी जुकाम बुखार जैसी आम बीमारियां हों या फिर कैंसर और HIV जैसी गंभीर बीमारियां। लेकिन इन सब के इतर हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके इनसे लड़ने की तैयारी करते ही रहते हैं और कोई न कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि HIV के जोखिम को कम करने के लिए पहले इंजेक्शन को FDA ने मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले बात उसी खबर की करेंगे, फिर बात होगी कुछ और करंट अफेयर से जुड़ी खबरों की। 20 दिसंबर 2021 को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन को मंजूरी दी जो HIV पर काम करेगी। एप्रेट्यूड एक इंजेक्शन है। इसका सामान्य नाम कैबोटेग्राविर एक्सटेंडेड रिलीज इंजेक्टेबल सस्पेंशन है। यह दवा HIV की रोकथाम के लिए दैनिक गोलियों का विकल्प प्रदान करती है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार ये गोलियां HIV के यौन संचरण को रोकने में 99% तक प्रभावी हैं। हालांकि इसे प्रभावी होने के लिए हर दिन लिया जाना चाहिए, लेकिन एप्रेट्यूड शुरू करने के लिए लोगों को शुरू में 1 महीने के अलावा 2 शॉट मिलते हैं। इसके बाद उन्हें हर 2 महीने में 1 इंजेक्शन मिलता है। यह इंजेक्शन अमेरिका में HIV महामारी को संबोधित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और कुछ समूहों को भी मदद करेगा, जहां दैनिक दवा एक बड़ी चुनौती है। एप्रेट्यूड की प्रति खुराक की कीमत $3700 अमेरिकी है। इसके 2022 में अमेरिका में थोक विक्रेताओं और विशेष वितरकों तक पहुंचने की उम्मीद है। चलत मुसाफिर मोहिलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। क्या मोहन भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी लग गई है क्या? बस इतना समझ लो भैया, ये बात भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ऐसा क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में किसानी, खेती और मजदूरी बहुत कर ली है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही करें, इसीलिए हम उन्हें अब पढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, और कहाँ ऐसी जगह जहाँ हमारे बच्चे भी मान सम्मान से पढ़ सकें। अब महर्षि यूनिवर्सिटी हमारे होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति समेत वो सारी सुविधाएं दे रही है जो हमारे लिए एक सपने जैसी ही तो थी। महर्षि यूनिवर्सिटी दे रही है हर वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका। आइए और जुड़िए महर्षि यूनिवर्सिटी से। अब केरल के बहुचर्चित सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात। हालांकि कुछ राजनीतिक दल, सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है कि इसके बारे में हम जान लें। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे की एक परियोजना है। इसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह प्रस्तावित रेल लिंक लगभग 529 किलोमीटर का है और तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ेगा। यह 11 स्टेशनों के माध्यम से राज्य के 11 जिलों को कवर करेगा। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर 4 घंटे से कम रह जाएगा। यह परियोजना केरल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक पूरा करने की योजना है। विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि केरल में मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा भविष्य की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। मौजूदा खंड पर वक्र और मोड़ के कारण अधिकतर ट्रेनें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हैं। इसलिए सरकार सिल्वर लाइन परियोजना पर काम कर रही है, जो मौजूदा खंड से यातायात का एक महत्वपूर्ण भार उठा सकती है और लोगों की यात्रा को सुगम कर सकती है। परियोजना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और रोरो सेवाओं के विस्तार में मदद करेगी। हवाई अड्डों और IT कॉरिडोर को एकीकृत करेगी। साथ ही उन शहरों में तेजी से विकास को सक्षम करेगी जहां से ये गुजरेगी। प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेनें चलाएगा,
प्रत्येक ट्रेन में 9 डिब्बे होंगे जिन्हें 12 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 675 पैसेंजर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अब बात संयुक्त अरब अमीरात की, जिसने खुलेपन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हम सब जानते हैं इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात ने खुलेपन की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बीते 19 दिसंबर को सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये बहुत बड़ी सूचना है। कहा जा रहा है कि विदेशियों को आकर्षित करने के लिए यूएई प्रशासन ने इस तरह का फैसला लिया है। घोषणा के अनुसार सरकार संवेदनशील दृश्यों में कटौती नहीं करेगी जो इस्लामी भावनाओं को आहत करते हैं। प्रशासन ने दर्शकों के लिए 21 साल से ऊपर की एक नई कैटेगरी भी पेश की है। अब फिल्मों को उनके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण के अनुसार सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा और उनका वर्गीकरण संयुक्त अरब अमीरात में मीडिया सामग्री के मानकों के आधार पर दिया जाएगा। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात में फिल्मों से नग्नता और अन्य अनुचित सामग्री दिखाने वाले दृश्यों को हटा दिया जाता था। इनसे कभी कभी फिल्मों के कथानक को भी प्रभावित हो जाते थे कथानक, और उनसे कहानियों में बदलाव आ जाता था। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने देश में कार्य सप्ताह में भी बदलाव किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को आकर्षित करने को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने अपने इस्लामी कानूनी कोड में भी कुछ सुधार किए हैं। यूएई ने कुछ सामाजिक या धर्मनिरपेक्ष झुकाव वाले सुधार भी पेश किए हैं। यूएई ने शराब के सेवन को अपराध से मुक्त करने समेत कई और सुविधाएं नागरिकों के लिए दी हैं। चुनाव सुधार से जुड़ा एक विधेयक हाल ही में पास किया गया है और ये विधेयक का जो बेसिक प्रारूप है वो ये है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को मैच करा दिया जाए। इसे लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। सत्ताधारी दल के लोग कुछ कह रहे हैं और विपक्ष के लोग कुछ कह रहे हैं, और जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं और जो बाकी अपने को विशेषज्ञ हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है कि इसके सभी पहलुओं पर एक नज़र मार ली जाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रख दिया जाए, जिससे इस पूरे मामले को समझना थोड़ा आसान हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी पर बात करूं। तो इस सुधार से संबंधित प्रस्ताव प्राइमरी लेवल पर भारत निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय को दिया था और कानून मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने के बाद विधेयक के रूप में पेश करने का निर्णय लिया। प्रस्ताव के तहत चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड्स को उनके आधार कार्ड से जोड़ने की योजना सबके सामने रखी। इस प्रस्ताव में एक खूबसूरत बात थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को खुद को वोटर के तौर पर जोड़ने के लिए एक ही साल में कई मौके, कुल मिला के 4 मौके देने का प्रावधान रखा गया। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 एक बार पारित होने के बाद अधिकारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक लोगों की आधार संख्या पूछने की अनुमति मिल गई। इस विधेयक में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को उन व्यक्तियों से आधार संख्या मांगने की अनुमति देने का भी प्रयास किया गया है जो पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं। मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के साथ साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार नाम के पंजीकरण की पहचान करने के लिए भी ये आसान हो जाएगा। यह बिल जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 की कई धाराओं में संशोधन करेगा। मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देने के लिए अधिनियम 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाना है। यह संशोधन विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन के खतरे को रोकने में मदद करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया गया है जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े जाने के कदम को विशेषज्ञों ने मतदाताओं के लिए खतरा बताया है। हमारा ये प्रयास है कि हम आपको बता सकें कि आखिर इस विधेयक पर केंद्र सरकार की ओर से चुनाव सुरक्षा के क्या तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष ने इसे मतदाताओं की निजता के हनन से क्यों जोड़ा है। पिछले साल मार्च में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से संसद को बताया गया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार नंबर के साथ जोड़ने का एक प्रस्ताव दिया है। इसके एक ही व्यक्ति
अलग अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सकेंगे, जिससे चुनाव में फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेशन के मौके सीमित हो जाएंगे। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 और आधार एक्ट 2016 दोनों में ही बदलाव का प्रस्ताव था। विशेषज्ञ मानते हैं कि आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किए जाने के फायदों के साथ कुछ नुकसान भी हैं। दरअसल सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव में अब तक यह साफ नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड के डेटाबेस और आधार के डेटाबेस के बीच कितना डेटा साझा किया जाना है या इसके तरीके क्या होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विधेयक किसी एजेंसी द्वारा मतदाताओं के डेटा के लिए जाने से जुड़े प्रतिबंधों का जिक्र नहीं करता। अब इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें। अभी मतदाताओं का चुनावी डेटा चुनाव आयोग के डेटाबेस में सुरक्षित है। इसके सत्यापन के अपने तरीके हैं और यह सरकार के दूसरे डेटाबेस से बिल्कुल अलग है। यानी अगर आधार और चुनावी डेटाबेस को जोड़ा जाता है तो चुनाव आयोग और आधार के डेटाबेस एक दूसरे के लिए आसानी से मुहैया हो जाएंगे। इस तरह की जानकारी अलग अलग डेटाबेस में होने से इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी। खासकर एक डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में यह निजता के हनन से जुड़ा मामला भी बन सकता है। आधार और वोटर आईडी के बीच साझा डेटा का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड मतदाताओं की जानकारी हासिल करने में भी किया जा सकता है। यह काम खुद सरकार, उसकी एजेंसियां या हैकर्स की ओर से पॉसिबल है। सरकार की ओर से आधार और वोटर आईडी को जोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वह देश के सभी प्रवासी कामगारों को मतदान प्रक्रिया से जोड़े रखना चाहती है, ताकि वे अपने अपडेटेड आधार कार्ड के जरिए रोजगार वाली जगह से ही वोटिंग में हिस्सा ले सकें। यह अच्छी बात है। गलत इस्तेमाल की आशंकाओं से जुड़े कुछ उदाहरण भी सामने हैं। वर्ष 2020 में UIDAI ने करीब 40,000 फेक आधार कार्ड रद्द किए हैं। यह पहली बार था जब इस एजेंसी ने अपने सिस्टम में धोखेबाजी की बात कबूल की थी। इसके अलावा आधार कार्ड की जानकारी के जरिए लोगों के साथ ठगी के मामले भी सामने आ ही रहे हैं। अब जाने केंद्र की तरफ से और किन बदलावों का है प्रस्ताव। लोकसभा में पेश हुए चुनाव सुधार विधेयक में केंद्र सरकार ने 3 और सुधार पेश किए हैं। ये प्रस्ताव कुछ यूं है। पेश किए गए विधेयक में प्रावधान है कि अब युवा चाहें तो हर साल 4 अलग अलग तिथियों पर मतदाता के रूप में अपना नामांकन करा सकते हैं। अब तक हर साल 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होने वालों को ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति है। इसके लिए सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 14B में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, ताकि नई कट ऑफ तारीखों को 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के लिए तय की जा सके। विधेयक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की भाषा में भी बदलाव का प्रावधान है, ताकि सशस्त्र सेना बल में सेवा दे रही महिला के पति को भी सर्विस वोटर के तौर पर रजिस्टर करने का मौका मिल सके। इसीलिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। पहले सशस्त्र बलों में शामिल सैनिकों की पत्नियों को ही सर्विस वोटर बनाए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब सुधार के तहत पत्नी शब्द को जीवन साथी किए जाने की योजना है, जिससे सैन्य बल में शामिल महिलाओं के पति को भी यह अधिकार मिल जाएगा। विधेयक में स्कूलों को मतदान केंद्र के रूप में लेने की आपत्ति खारिज करते हुए चुनाव आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे चुनाव संचालन के लिए किसी भी परिसर को चुनावों तक ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और हाँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।